जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चंस जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस सीरीज की पीछे जितनी भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे के क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो PDF है वह आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF भी जरूर डाउनलोड करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5 हो तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा। एक बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को x से डिनोट करेंगे तो कॉसेक थीटा 1/x हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा। अगर हम साइन थीटा को a से डिनोट करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा को हम मान लेते हैं x, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा यानी कि 1/x। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान हो गया √5। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना है, x प्लस 1/x का मान आपका हो गया √5। अब आगे देखिए पूछा क्या है, पूछा है हम लोगों से कि साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा को x माने हैं तो x का कर लीजिए क्यूब, x का यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम क्यूब कर लेंगे, और प्लस आगे देख लीजिए क्या है कॉसेक क्यूब थीटा, तो कॉसेक माने हैं 1/x को, तो 1/x का क्यूब करेंगे तो 1/x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में ना इस तरीके से दे, मान लीजिए कि a प्लस 1/a का मान कुछ भी दे रखा हो, मान लेते हैं कि m दे रखा हो, और आपसे क्या पूछा जाए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ जो आपका मान दिया है ना a प्लस 1/a का m, इसका एक बार हम लोग कर लेंगे क्यूब, और इसी m का एक बार कर लेंगे तिगुना, और इसको घटा लेंगे। अगर प्लस वाला रहेगा तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और अगर a माइनस 1/a का मान m दे करके a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान पूछता तो हम इसका क्यूब करके इसमें प्लस क्या कर लेते हैं, प्लस 3m कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से x प्लस 1/x का मान √5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, हम इसका करेंगे एक बार क्यूब, √5 का क्या करेंगे, √5 का यहाँ पे करेंगे क्यूब, और उसके बाद इसी को कर लेंगे तिगुना, यानी कि 3 गुना करेंगे √5, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, इसके बीच में चिन्ह रहेगा आपका माइनस का। आइए इसको सोल्व करते हैं। √5 का अगर आप क्यूब करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5√5। किसी भी रूट वाले संख्या का जब आप क्यूब करते हैं ना, इसका मतलब 3 बार गुना, तो √5 से जब 3 बार गुना करिएगा तो √5 गुना √5 5 हो जाएगा, और फिर 5 में √5 से गुना करिएगा तो 5√5। यानी अगर हम आपसे कहें कि √x का क्यूब क्या होगा तो x √x हो जाएगा, √y का क्यूब क्या होगा, y √y हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या है आपका 3 गुना √5, यह होगा आपका 3√5। अब आप बताइए कि 5√5 में से 3√5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा 2√5। इसको सोल्व करने में बस कुछ ही सेकेंड का आपको समय लगता, अगर आपके पास यह कॉन्सेप्ट होता कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, x प्लस 1/x का मान दे करके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, हम एक बार इसका कर लेते क्यूब, एक बार इसको कर लेते तिगुना, घटा लेते, सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर हम क्या करते, 2√5 करते। कैलकुलेशन में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है द्विघात समीकरणों 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0। यहाँ पे देख लीजिए एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, और फिर दूसरा है x² प्लस x माइनस 12 का उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। उभयनिष्ठ मूल कहने का मतलब होता है कॉमन फैक्टर क्या होगा, यह हमें बताना है। हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का, जैसे जो द्विघात समीकरण लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, या क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको सोल्व करने का मतलब है कि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है। जब आप द्विघात समीकरण को सोल्व करिएगा तो x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। इसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। यही आपका इस इक्वेशन का मूल भी कहलाता है, रूट्स भी कहलाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का मतलब क्या है,
सोल्व करने का मतलब है एक्स का मान निकालना, और एक्स का जो भी मान होगा वह ऐसा मान होगा जिसको जब आप इसमें डालिएगा तो इसका वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि इसका अगर सॉल्यूशन, इसका अगर रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा का वैल्यू अगर इसमें डालिएगा एक्स के जगह पे तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर बीटा का मान जो है उसको एक्स के स्थान पर रखिएगा तो इसका मान जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इस दोनों का एक फैक्टर क्या होगा। तो इस दोनों का फैक्टर कहने का मतलब एक्स का ऐसा मान बताइए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई वही करेगा जो ऑप्शन जो है इस दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो हम बारी बारी से रख के देखते हैं। आइए वैल्यू हम शुरुआत करते हैं 3 से। 3 डाल के देखिए तो यहाँ पे जब x के जगह 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x के जगह 3 तो 5 थी, 15 माइनस 3 तो 18 माइनस 15, 15 18 माइनस 15 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। x के जगह 3 रखने पर एक इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर आपका 3 होगा। अच्छा 3 यहाँ रख के देखिए तो x के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फिर x के जगह 3 तो 9 और 3 12, और 12 में से 12 माइनस करेंगे 0। यानी जब आप x के स्थान पर 3 रखते हैं उस केस में क्या होता है, यह इक्वेशन भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है, और यह वाला जो इक्वेशन है यह भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब इस दोनों का फैक्टर आपका 3 है। हमें क्या बताना था, इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बोलोगे -1/2 क्यों नहीं रखे, आप -1/2 रख के भी देख सकते हैं, लेकिन पहले वैसे वैल्यू को आप डाल के चेक करिएगा जिसको रखना आसान है। मान लीजिए 4 रखते तो क्या होता, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, x के जगह 4 तो 5 चौके 20, 32 में से 20 माइनस करेंगे 12, 12 माइनस 3, यानी कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। 2 रख के देख लीजिए x की जगह, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, माइनस 5 दूना 10, 8 में से 10 माइनस करेंगे -2, यानी कि 2 रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, हमारा जो आंसर होगा वह विकल्प सी हो जाएगा। आपको इस इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करके मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा क्या है। बोला है यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 15 बराबर 0 का एक मूल 3 है और द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान है तो q का मान बताइए क्या होगा। क्या बोला इस क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। x² माइनस px प्लस 15 प्लस कितना है 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला यह है कि यह जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, इसका एक मूल तो पता है, अल्फा और बीटा में से एक मूल पता है, क्या है, एक मूल 3 है। दूसरा मूल आप बता दीजिए कि क्या होगा। हमें क्या बताना है, दूसरा मूल बताना है कि दूसरा मूल क्या हो जाएगा। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, अच्छा दूसरा मूल न निकाल करके हम p का मान भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एक मूल 3 दिया है, तो अगर हम इसमें x के जगह 3 रखेंगे तो यही इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो x के जगह 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x के जगह 3 तो 3 में p से गुना करेंगे 3p और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 है यहाँ पे और 9 है, 9 और 15 दोनों आपका क्या है प्लस में है, तो दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 24 बराबर इधर देखिए माइनस 3p बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा और 3 से काटेंगे 3 अठे 24। p का मान क्या आ गया आपका, p का मान आपका यहाँ से 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया p का मान। आगे चलिए, हमें इतना भी करने का जरूरत नहीं था। इतना करने का जरूरत क्यों नहीं था, क्योंकि द्विघात समीकरण जब भी बनता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस लिखते हैं मूलों का योगफल इंटू x, तो p क्या होगा मूलों का योगफल होगा, और प्लस क्या लिखते हैं मूलों का गुणनफल लिखते हैं। तो अगर एक मूल 15 है तो एक मूल 3 है तो दूसरा मूल 5 ही होगा ना, तभी तो यह आपका 15 होगा। तो एक 3 है दूसरा 5 है तो p की जगह क्या हो जाएगा 3 और 5 8, तो p का वैल्यू यहाँ से भी 8 आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन क्या है x², जो सेकेंड हमारा इक्वेशन है वह क्या है x² और प्लस क्या है px, तो प्लस px, तो p का मान कितना निकाले 8, तो 8x हो जाएगा और प्लस क्या है आगे, प्लस आगे है आपका q इज इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या बोला है कि यह जो इक्वेशन है हम क्या किए कि इस वाले इक्वेशन से p का मान निकाल लिए और जो p का मान आया उसको इसमें डाल दिए, तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा कुछ हद तक बन गया। अब बोला है इसके मूल समान है तो q का मान बताइए। अब इसका जो मूल है ना, इसका जो फैक्टर है वह समान है, यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान निकालिएगा वह इक्वल आएगा।
मूल समान होने का सीधा सीधा मतलब है कि बी स्क्वायर, तो बी के जगह 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4ac, तो 4 गुने 1 गुने क्यू यानी कि 4q, इसका जो मान होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बताइए 64 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 और इधर q है, 4q इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 4 से काटिए, 16 चौके 64, 16 आपका q का मान आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या किए हैं आप, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मूल समान तभी होता है जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 0 के बराबर। तो इस वाले इक्वेशन का क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूल समान है, तो इस इक्वेशन का मूल समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इसमें ए से किसको डिनोट करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में वैल्यू होगा उसको ए से डिनोट करते हैं, वो ए का मान कुछ भी नहीं है, मतलब 1। बी का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स के गुना में होगा 8, और सी का मान क्या होगा, क्यू होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर क्यू का मान कितना आ गया आपका, 16 आ गया। ठीक है, चलिए, तो एक तो यह तरीका है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो तरीका है उसको भी आप समझ लीजिए, यह तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है यहाँ पे, उसको भी जान लीजिए। जब भी कोई द्विघात समीकरण फॉर्म होता है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मान लीजिए एक मूल अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसके गुना में लिखते हैं एक्स, और प्लस क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में हम लोग लिखते हैं 0। जब भी द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको बोला जाए और दो मूल दे रखा हो, यानी अल्फा और बीटा का मान दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस, फिर क्या होता है मूलों का योगफल, इसमें एक्स से गुना करते हैं, और प्लस लिखते हैं मूलों का गुणनफल। तो अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर करके देखिए, गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए माइनस पी एक्स है, तो एक्स है, पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा मूलों का योगफल, माइनस के जगह पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, पी के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का मान, और यह क्या है, मूलों का गुणनफल। अब जब एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, ये दूसरा मूल 5 होगा, तभी तो 3 में 5 से गुना करेंगे, यह वैल्यू 15 आ जाएगा। यहाँ पे मूलों का गुणनफल ही होता है, तो एक मूल 5 दूसरा मूल 3 आया। अब जब एक मूल 5 दूसरा 3 आया तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान मूलों का योगफल यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, पी का मान 8 आ गया। अब चलिए इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस पी का मान आपका 8 आ गया, तो 8x प्लस क्यू बराबर 0, यही तो होगा। गौर से एक बात और समझिए, इसको इसी फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखिएगा आप, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, और 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 बराबर भाग में बांटिए, क्योंकि बोला इसका मूल बराबर है, तो -4 माइनस 8 हो जाए, -4 माइनस 8 होगा, और -8 में माइनस से गुना करेंगे +8 इंटू एक्स, और प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। देखिए समझिएगा, हम क्या किए, इस फॉर्म में इस वाले इक्वेशन को लिख दिए। 8 को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। क्यों 2 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि बोला है इस वाले इक्वेशन का मूल समान है, मतलब यहाँ मूलों का योगफल तो होगा ही, लेकिन दोनों मूल बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस लिखिए, और अंदर में माइनस लिखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब गौर से देखिए, दोनों मूल पता यहाँ पे लग गया, एक मूल क्या है -4, दूसरा मूल क्या है -4, तो क्यू के जगह पे क्या होगा, मूलों का गुणनफल यानी -4 गुणे -4 यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं वहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, और b और c दोनों 0 से अधिक धनात्मक पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या होगा। क्या बोला है, a का अधिकतम मान क्या होगा, बोला क्या है, b और c 0 से अधिक, यानी b और c का मान जब भी हमें लेना है तो 0 से बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है, यानी b और c का मान नेगेटिव नहीं लेना है। और तब हम लोगों से यह बोला गया है कि a का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो आप सोचिए कि b का कम से कम मान क्या ले सकते हैं, b का कम से कम मान 1 लेंगे, c का कम से कम मान क्या ले सकते हैं, c का कम से कम मान आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि बोला क्या है, बोला है कि a का अधिकतम मान क्या होगा। तो a का मान ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब b और c का मान हम कम से कम लेंगे, तभी तो इसका मान ज्यादा से ज्यादा रख पाएंगे, क्योंकि सबको जोड़ने पे तो हमें 8 ही लाना है। तो b का मान हम अधिक से अधिक 1 रख लेते हैं, है ना, कम से कम हम 1 रख सकते हैं, c का मान भी कम से कम 1 रख सकते हैं, क्योंकि बोला है 0 से अधिकतम, है ना, 0 से अधिक लेना है तो 1 ले लिए। अब बताइए a का मान कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा तो 6 और 1 7 और 1 8। बी का मान हम 0 से कम, मतलब 0 से बड़ा ही रखना है तो कम से कम 1 आपको रखना पड़ेगा। 1 का अधिकतम मान कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के? 1 का अधिकतम मान आपका विकल्प ए यानी कि 6 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए यह सवाल जो है आपका रेकरिंग का है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको हटाने का तरीका क्या होता है? जितने अंकों के ऊपर यह सिंबल है ना, बट्टा में उतना 9 लिखिए। तो 2 अंकों के ऊपर है तो बट्टा में 2 9 यानी कि 56/99 इसका वैल्यू हो गया। प्लस आगे देख लीजिए, 2 अंकों के ऊपर है तो 43/99 हो गया। और अगला में देख लीजिए प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 89 के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे? 89/99 लिखेंगे। ठीक है। यह जो बार का चिन्ह है इसको हटाने का तरीका क्या होता है? अगर पॉइंट और पॉइंट के पहले 0 रहे तो पॉइंट 0 को छोड़ दीजिए। हटाने का तरीका है 2 अंक के ऊपर है तो बट्टा में 2 9, 3 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है तो बट्टा में 3 9, 4 अंक के ऊपर है तो बट्टा में 4 9, इस तरीके से लिखते हैं। तो सबके ऊपर 2 2 9 है तो बट्टा में 2 9। अब आप बताइए कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबके नीचे में समान वैल्यू है तो एलसीएम तो यही होगा ना 99। ऊपर वाले को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए 6 3 9 9 18, 8 हासिल 1 हो जाएगा। 5 4 9 8 17 और 1 18, 188। तो 188 बटा कितना हो गया? 99। अब 99 से जब आप इसमें भाग करिएगा, देखिए 99 से इसमें भाग करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब आप 99 से भाग करिएगा तो पूर्णांक 1 ही मिलेगा, क्योंकि 99 का टेबल सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हैं, 2 बार में तो 99 गुणे 2 198 हो जाएगा। तो 99 कम 99, अब बचेगा कितना यहाँ पे? 89। हम इस दोनों को गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो 99 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, शेष कितना बचेगा? 188 माइनस 99 कितना बचता है? 89। अब गौर से देखिएगा, एक तो पूर्णांक आया तो एक को इस प्रकार से लिख दीजिए, पॉइंट, यह जो भाग है वो पॉइंट में ही आएगा। और 89 में 99 से भाग करना है, इसका मतलब 89 के ऊपर आप बार का चिन्ह लगा दीजिए। अब से पहले ऐसा किया है ना, 89 यहाँ पे क्या किए थे आप? 89/99 इसके लिए लिखे हैं। तो जब यहाँ पे 89/99 इसके लिए इतना लिखे हैं तो इसके लिए इतना भी तो लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? यह वैल्यू आपका आ जाएगा 1.89 के ऊपर बार का चिन्ह, यानी कि विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यह आपका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए देखिए, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं। गौर से देखिए, यहाँ जो वैल्यू है वह वाला और यहाँ जो वैल्यू है दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन निकालेंगे। तो जब आप कॉमन निकालिएगा 12,846 को, इसको कॉमन निकालिएगा 12,846 को, तो इधर आपके पास क्या बचेगा? 593। क्या बचेगा? 593 बचेगा। और बीच में प्लस है तो प्लस, इसको कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? 407 बचेगा। अब देखिए 593 में 407 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 1000, यानी 12,846 गुना 1000, और 1000 से गुना करने का मतलब आप समझ रहे हैं 12,846 के ऊपर कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिएगा क्या है, बोला है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक मापा जा सके। हमें क्या बताना है? वह बड़ा से बड़ा लंबाई पैमाने का लंबाई बताना है, यानी अधिक से अधिक कितने लंबे मीटर का हम उपयोग कर सकते हैं कि इन तीनों लंबाई को पूरा पूरा मापा जा सके। अगर हम आपसे कहे भाई हमें 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर मापना है, 3 माप का जो है कपड़ा मापना है, तो आप बताइए कि मैक्सिमम बड़ा से बड़ा कितने मीटर स्केल का हम उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक कितना मीटर वाला जो गज है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो HCF होगा वही आंसर होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 5। अगर 5 मीटर वाले से आप मापिएगा तो इसको भी माप सकते हैं 2 बार में, 5 वाले से मापिएगा तो इसको भी माप सकते हैं 3 बार में, 5 मीटर से मापिएगा तो इसको भी माप सकते हैं कितने बार में? 4 बार में। लेकिन 5 मीटर की जगह दूसरा आप उपयोग करके देखिए, 10 मीटर वाला का उपयोग करिएगा तो इस दोनों को माप पाइएगा, इसको नहीं माप पाइएगा। समझ पा रहे हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि भाई 20 लीटर, 30 लीटर और 40 लीटर दूध को हमें मापना है बिना मिक्स किए हुए, तो अधिक से अधिक कितने बड़े हम क्या कर सकते हैं? बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं।
तो बताइए कि अधिक से अधिक कितना बड़ा बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ ले लीजिए 10 लीटर का अगर बाल्टी आपके पास है, इसको भी माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तैयार रहिएगा कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दूसरी चीज, एक बात और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोला है 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर और साथ में 96, यानी कि पहला जो है वो आपका है 396 सेंटीमीटर। पहला जो लंबाई मापना है वो क्या है, 396 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा सभी वैल्यू हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार यहाँ पे लिख लिए। आगे देखिए 5 मीटर 28 सेंटीमीटर यानी 528 सेंटीमीटर। हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 528 सेंटीमीटर। और तीसरा वैल्यू क्या है, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर यानी कि 792 सेंटीमीटर। यह सभी वैल्यू जो है वो आपका क्या है, सेंटीमीटर के फॉर्म में है। और हमें इसी का एचसीएफ निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम एचसीएफ निकालने का पहले भी तरीका आपको बता चुके हैं कि जब भी 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा तो आप किसी 2 का अंतर निकाल लीजिएगा, कोई 2 जो इसमें से आपको दिखे उसका अंतर निकाल लीजिए। तो आइए हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम आपको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालने का आसान तरीका बता रहे हैं। जब भी महत्तम समावर्तक निकालना होगा तो तरीका क्या कहता है कि 2 छोटा नंबर आप पकड़िएगा, मतलब 2 ऐसा नंबर पकड़िएगा जिसका डिफरेंस सबसे कम आए। तो ऐसा 2 नंबर यही दोनों लग रहा है। अब इसका डिफरेंस निकालिए, मतलब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाइए। तो देखिए 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। यह हो जाएगा 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 12 में से 9 माइनस करिए, यहाँ हो जाएगा 3। यह बचेगा 4, 4 में से 3 माइनस करिए 1, 132। गौर से एक बात अब समझ लीजिए, हमारा जो एचसीएफ होगा वही नंबर होगा जो 132 को काटेगा। ध्यान से समझिएगा जो हम आपको कह रहे हैं, हमारा आंसर वही नंबर होगा जो 132 को काटेगा। 132 को काटने वाला नंबर ही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या 3 मीटर 21 सेंटीमीटर, ही तो 321 सेंटीमीटर हो गया। क्या यह हमारा आंसर होगा? 3 मीटर 21 सेंटीमीटर तो इससे भी बड़ा है, तो जो इससे बड़ा होगा इसका कभी जो इससे बड़ा वैल्यू होगा इसको थोड़े काटेगा, तो इसको तो आप हटा दीजिए। 1 मीटर 32 सेकेंड, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर यानी 132, क्या यह हमारा आंसर हो सकता है? तो देखिए 132 को चुनिए, क्या 132 इसको काटेगा? अगर चेक ही करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए 132 इसको काटेगा, सर 132 तिरिक 396। आगे देख लीजिए क्या 132 इसको काटेगा? 132 चौके, हम लास्ट वाले अंक को देख के समझ रहे हैं, 132 है, 4 बार गुना करेंगे तभी तो लास्ट में 8 आएगा। तो 132 चौके, 4 दूना 8, 13 चौके 52। और क्या 132 जो है वह 792 को काटेगा? तो 132 यहाँ देख लीजिए 6 बार गुना करके देखिए, चूंकि लास्ट में 2 तभी आएगा, तो 6 दूना 12, 13 छक्के 78 और 1 79। कहने का मतलब जो डिफरेंस निकाले हैं वो इन सब को काट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा ऑप्शन के हेल्प से और डिफरेंस मेथड से आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस का भी। तो आइए एक यह वाला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, अभी आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा क्या है। बोला है 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। मतलब इसको जो है बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। यह क्वेश्चन समान शेषफल का है। कभी कभी क्वेश्चन में कोई एक शेष दे दिया कि 7 शेषफल बचता है। अब जब सब में 7 शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब समान शेषफल है। 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब कि समान शेष है। तो जब भी क्वेश्चन समान शेषफल का हो, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन समान शेषफल का हो तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, गौर से समझिएगा। एक डाटा क्या है हमारे पास, 6892 है। एक है आपके पास 6892, दूसरा क्या है 7105 है, और तीसरा जो नंबर है वह क्या है आपका, तीसरा नंबर आपका 7531 है। यह 3 नंबर आपके पास है, 7531 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग करने पर समान शेष बचे। एक चीज गौर से सुनिएगा, जब भी किसी संख्या में उसके अंतर से भाग करते हैं ना तो समान शेष बचता है। जैसे कोई 2 नंबर लेकर के हम आपको बताते हैं, अगर हम आपसे कहे कि 40 और एक नंबर 49 ले लिए, इस दोनों में बताइए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा ले जिससे भाग करने पर समान शेष बचे। तो 40 और 9 में अंतर कितना का है,
आप बोलोगे 9 का अंतर है, तो 9 से भाग करके इसमें देख लो, तो 9 चौके 36, शेष क्या बच जाएगा 4, 9 पंचे 45, शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। कोई दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम आपके सामने रखे 57 और यहाँ पे हम रख दिए 62। आपसे पूछे कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इसमें भाग करे शेषफल समान बचे, ऐसा नंबर जिससे हम चाहे इसमें भाग करें या इसमें भाग करें शेषफल हमारा एक ही आना चाहिए। तो 57 और 62 में अंतर कितना का है 5 का, 5 से भाग करके देख लीजिए, 11 पंचे 55 शेष 2 आ जाएगा, 12 पंचे 60 शेष 2 आया। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर में उसके अंतर से भाग करने पर शेष क्या बचता है, समान बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि हम अंतर निकालेंगे। लेकिन जब 3 नंबर दिया जाएगा तो अंतर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि ABC इस तरीके से 3 नंबर दिया जाए तो कैसे अंतर निकालेंगे। तो पहले हम करेंगे A माइनस बी इस दोनों का अंतर, फिर करेंगे B माइनस सी इस दोनों का अंतर, और फिर करेंगे C माइनस ए। रिपीट कर रहे हैं, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। अब A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए करते समय ध्यान रखिएगा कि अंतर आपको निकालना है तो अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। A और B में से जो बड़का होगा उसमें से छोटका को घटा लीजिए। तो सबसे पहले हम इस दोनों का अंतर निकालते हैं। तो इस दोनों में बताइए कौन बड़ा है, ई वाला, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 5 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 10 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यह बच गया 70 में से 68 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो 213। एक अंतर, इस दोनों में अंतर कितना का 213 का। इस दोनों का अंतर निकालिए कितना का, इस दोनों में यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए, 11 में से 5 माइनस करिए कितना होगा 6 हो जाएगा। यह बचा 2 में से 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 75 में से 71 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 426 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाइए, 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या बचा ये आपका 2 बचा, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा 3। तो यह बचेगा 74 में से 68 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 639। तो यहाँ पे 3 अंतर आ गया। जब 3 नंबर होगा तो क्या होगा 3 अंतर आएगा। और हमें क्या बताना है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इसमें भाग करने पर समान शेष बचे। तो अंतर निकाल लिए। अब इस अंतर का निकाल लीजिए HCF, वही वह नंबर होगा, ध्यान से समझिएगा, अंतर का क्या निकालना है HCF, वही वह नंबर होगा जिससे इस तीनों में से किसी में भी भाग करिएगा तो समान शेष बचेगा। यहाँ तो 3 नंबर आ गया, तो अब क्या करेंगे उसका HCF निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेना है। अब मौसा बताइए कैसे निकालेंगे। मौसा निकालने का तरीका क्या है, या एक तो डिफरेंस मेथड है, और यहाँ देखिएगा तो बड़े आराम से मौसा निकाल सकते हैं। इस 213 को देखिए, क्या यह 213 तीनों को काट रहा है, देखिए 213 दूना 426, 213 तिया 400 639, यानी 213 सबको काट रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 213 हो गया। तो HCF 213 हो गया, मतलब 213 से आप इसमें भाग करिए, इसमें भाग करिए, इसमें भाग करिए, शेष क्या बचेगा समान शेष बचेगा, एक समान शेष आएगा। तो समान शेषफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, दिए गए संख्याओं का अंतर निकालना है और उस अंतर का HCF निकालना है। किसी भी नंबर में, दिए गए नंबर में उसके अंतर के HCF से भाग करने पर समान शेष बचता है। अब पूछा क्या है कि x के अंकों का योग बताइए, इसको डिनोट कर लिया यह x से, अंतर का जो HCF है जिससे भाग करने पर समान शेष बचता है उसको x से डिनोट कर लिया। हमें क्या बताना है, x का मान नहीं बताना है, इसके अंकों का योग बताइए क्या होगा। भाई संख्या पता है, संख्या क्या है 213, तो इसका अंक 2 और 2 1 और 3 है, तो इसके अंकों को जोड़ लीजिए, यही तो है 2 1 3 और 3 6, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें बताना था इसके अंकों का योग, ऐसा नंबर जो समान शेष देता हो उसके अंकों का योग क्या होगा। समान शेष कब बचता है, जब अंतर के HCF से भाग करते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। बोला किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 6 का पावर n और माइनस 5 के पावर n का अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या होगा। तो आप 6 का पावर कुछ भी रख के देख लो, मान लीजिए 6 का पावर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 36, 5 का पावर भी 2 रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 25, 36 में से 25 माइनस करिए कितना आया 11, इकाई अंक कितना 1 आया। 6 का पावर आप 3 रखिए कितना हो जाएगा 216, 5 का पावर आप 3 रखिए, 6 का पावर 3 रखिए 216, 5 का पावर 3 रखिए कितना 125, यानी 216 में से 125 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1, इकाई अंक एक बार फिर से 1 आ गया। तो मतलब सीधा सीधा है कि 6 का पावर चाहे कुछ भी रखिए इसका इकाई अंक 6 रहता है, और 5 का पावर कुछ भी रखिएगा उसका इकाई अंक 5 ही रहता है। 6 का पावर दुनिया में जो भी रखना है रख लीजिए, इसका इकाई अंक 6 ही मिलेगा, 5 का पावर कुछ भी रखिएगा 5 ही मिलेगा, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हर बार हमें इकाई अंक क्या मिलना है, हर बार हमें इकाई अंक 1 ही मिलना है। ठीक है, आगे चलिए।
इसको हल करना है। गौर से देखिए क्या है आपका सीरीज, पहले 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है। हमें सबसे पहले यह पहचानना पड़ेगा कि यह सीरीज हमारा जो है वह एपी में है कि जीपी में, समानांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में तब बोलते हैं जब एक समान अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला पद है 8, उसके बाद हो गया 11, फिर हो गया 14, फिर हो गया 17। अगर इस प्रकार का सीरीज है तो यह क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी। इसके दो लगातार पद का अंतर देखिए, 8-11 में 3 का अंतर, 11-14 में 3 का अंतर, 14-17 में 3 का अंतर। हर जगह अंतर क्या मिलता है, हर जगह अंतर समान मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, यह जो सीरीज है हमारा वह एपी में है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन सीरीज कुछ ऐसे है, 8 है, फिर 16 है, फिर अगला पद 32 है, फिर 64 है, फिर 128 है। आपसे पूछे कि यह जो है वह किसमें, यह श्रेणी आपका एपी में है कि जीपी में, तो देखिए पहले 8 का गैप, फिर 16 का गैप, फिर 32 का गैप, एक समान अंतर नहीं है, एक समान अंतर नहीं है। क्या हो रहा है, पहले 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, यानी गुणात्मक वृद्धि हो रहा है। तो गुणात्मक वृद्धि होने का मतलब कि यह किस में है, यह आपका जीपी में है। तो यहाँ जो आपका सीरीज दिया गया है उसको जरा गौर से देखिए, पहले 1, इसका 1/2 गुना 2, फिर इसका 1/2 गुना 1/4, फिर इसका 1/2 गुना 1/8, यानी यह जो सीरीज है हमारा वह किस में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि जीपी में है। अब जीपी में है तो पहला पद बताइए क्या होगा, पहले पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो पहला पद 1 हो गया। और आर बताइए, आर का मतलब होता है सार्व अंतर, रेशियो, रेशियो का मतलब होता है दूसरा पद बट्टा पहला पद। तो दूसरा पद है 1/2, इसमें पहला पद से भाग करिए, यानी 1 से तो 1/2 ही रह जाएगा, मतलब 1/2 है। या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना गुना वृद्धि हो रहा है वही आर का मान, या आर फॉर होता है रेशियो, यानी दूसरा बट्टा पहला, या तीसरा बट्टा दूसरा, या चौथा बट्टा तीसरा, किसी अगले पद में उसके जस्ट पीछे वाले पद से भाग करिएगा तो आर का मान निकल जाएगा। 1/4 में 1/2 से भाग करिए ना, 1/2, आर का मान निकल गया। तो ए हमारे पास है, आर हमारे पास है। अब जब भी आपको जीपी में हो और सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना हो तो यह होता है आपका a/1 माइनस आर। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, a/1 माइनस आर। तो a का मान है 1/1 माइनस आर का मान है 1/2। 1 में से 1/2 घटाइएगा कितना आएगा, 1 में से जब आप 1/2 घटाइएगा तो 1/2 आएगा। तो 1/1/2 बट्टा वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो गया। यह जो श्रेणी था वह आपका जीपी में था, और जीपी में सम ऑफ इन टर्म होता है, इनफाइनाइट टर्म होता है। क्या होता है, a/1 माइनस आर, जहाँ a का मतलब पहला पद और r का मतलब होता है रेशियो, अगले पद में से पिछले पद का अनुपात। आगे चलिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 20 और 80 के बीच कितने आभास संख्या है। पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि 100 तक में कुल कितनी आभास संख्या है, 200 तक में कितनी आभास संख्या है, 50 तक में कितना, 50 और 100 के बीच कितना। लेकिन अब कोई भी दो रेंज आपका दे दिया जाता है, उसके बीच में पूछ लिया जाएगा कि कितनी आभास संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग अगले 1 मिनट में जानेंगे कि 100 तक में आभास संख्या कौन कौन है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले कहाँ से, शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले 1 से 10 के बीच में कौन कौन आभाज है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस यही चारों है। पहले 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 यह सबको पता है। उसके बाद देख लीजिए 10 से 20 के बीच में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलिए। अब 20 से 30 के बीच में क्या है, 23 है और 29 है। 20 से 30 के बीच में 23 और 29 है। 30 से 40 के बीच में 31 है और 37 है। आगे चलिए 40 से 50 के बीच में 41 है, 43 है और 47 है। ठीक है, आगे चलिए 50 से 60 के बीच में 53 है और इसके अलावा 59 है। फिर आगे चलिए 60 से 70 के बीच में क्या मिलेगा आपको, 61 मिलेगा और इसके अलावा 67 मिलता है। 70 से 80 के बीच में 71 है, 73 है और साथ ही साथ क्या है, 79 है। ठीक है, 80 से 90 के बीच में क्या है, 80 से 90 के बीच में 83 है और इसके अलावा 89 है। और 90 से 100 के बीच में कौन है, 97 है। यह आपका अभाज्य संख्या है। टोटल देख लीजिए, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19 और 3, 22, 2, 24 और 1, 25। 100 तक में टोटल 25 आभाज्य संख्या का लिस्ट आपके सामने है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आभाज्य संख्या होगा उसके लास्ट में 0 और 5 तो नहीं होगा। तो जहां भी 0, 5 वाला आपके दिमाग में है पहले तो उसको आप हटा दीजिए। इसके अलावा गौर से समझिएगा, इसके अलावा जो भी आभाज्य संख्या होगा 2 को छोड़ करके बाकी सब तो विषम ही है।
तो अगर कोई सम संख्या है तो उसको भी चेक करने का जरूरत नहीं है ना। तो 41 यहाँ पे देख लीजिए, 41 ही लिखिए, 41, 43 और साथ में क्या है 47 है, ठीक है। तो यह है आपका 20 से 30 के बीच में, यह दोनों 30 से 40 के बीच में। एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर आपको जो है याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। चलिए 20 और 80 के बीच बताइए कितना अभाज्य संख्या है। 80 के बीच मतलब यहीं तक, देखिए 4, 3 7, 2 9, 2 11 और 3 14। आंसर क्या हो गया 14, ठीक है। तो आपके दिमाग में अभाज्य संख्या होना चाहिए इस तरीके से। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि 40 से 70 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 40 से 70 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम क्या निकालेंगे, औसत। 7 नंबर है तो सातों को जोड़ करके 7 से भाग, बोला यह जाएगा कि 70 से 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का आप बताइए कि योगफल क्या होगा। तो 70 से 90 के बीच हमें पता तो होना चाहिए कि कौन कौन अभाज्य संख्या है, तभी तो हम उसका योग निकाल पाएंगे। आगे चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य है यानी कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या हम ऐसे दो नंबर को बोलते हैं जो दोनों केवल और केवल एक से कटे। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहे 8 और 15, अच्छा सहअभाज्य संख्या होने के लिए नंबर का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। एक कंफ्यूजन हमेशा यह भी रहता है आपके दिमाग में कि क्या सहअभाज्य संख्या दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है कि यह दोनों केवल एक से कटना चाहिए। तो देखिए 8 और 15 दोनों का दोनों कितना से कटेगा, एक से। मतलब इस दोनों का कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, इस दोनों का HCF एक होना चाहिए। एक के अलावा और किसी से कटेगा तो यह आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। हम आपसे कहे कि 7 है और 33 है, क्या यह सहअभाज्य संख्या होगा। 7 और 33 दोनों केवल एक से कटता है, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटता है, यह सहअभाज्य होगा। यहाँ देख सकते हैं 33 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 7 और 33 मिलकर क्या बना रहा है, 7 और 33 मिलकर सहअभाज्य बना रहा है। तो आप बताइए क्या 12 और 7 सहअभाज्य है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है, तो 12 और 7, 12 और 7 केवल एक से कटेगा, इसका कॉमन फैक्टर एक है, इसके अलावा और कोई नहीं। 21 और 42 21 से कट जाएगा ना। 43 और 129 43 से कट जाएगा, 43 से यह दोनों कट रहा है। 3 और 9 दोनों 3 से कट रहा है। तो जिसका कॉमन फैक्टर, जिन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर केवल एक हो, वही क्या होता है, आपका सहअभाज्य संख्या होता है। अब अगला जब जैसे ही नंबर आएगा, देखिएगा यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। अगला क्या है, युग्म अभाज्य संख्या, यानी इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ट्विन प्राइम नंबर। इसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है, युग्म बोला जाए या जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाए, एक ही बात है। हम जुड़वा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य कोई दो नंबर हो सकता है जिसका मौसा एक हो, जो दोनों केवल एक से कटे, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। तो ऐसे दो अभाज्य संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे जिसके बीच में 2 का डिफरेंस। तो 11 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे चलिए 131 133 में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 133 तो आपका अभाज्य संख्या नहीं है ना। 133 अभाज्य संख्या है, आप देख लीजिए इसको, यह आपका 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 6 है ना, 7 नमा 63, 133 7 से कट जाएगा ना, 19 से कट जाएगा। मतलब कि इस दोनों में से एक तो आपका अभाज्य है ही नहीं, तो फिर यह आपका जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, और जो नहीं होगा उसी को चुनना था। 71 और 73 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, युग्म अभाज्य संख्या होगा। इस दोनों में 2 का अंतर है और दोनों का दोनों अभाज्य है, तो यह भी आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। हमें क्या बताना था, इसमें से जुड़वा अभाज्य संख्या कौन नहीं है, यह वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है, कौन नहीं है, विकल्प सी नहीं है। विकल्प सी क्यों नहीं है, क्योंकि विकल्प सी के दोनों नंबर जो हैं वह आपका अभाज्य नहीं है। अंतर 2 का है लेकिन दोनों नंबर अभाज्य नहीं है। फिर से सुनिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हम वैसे दो अभाज्य संख्याओं को बोलेंगे जिसके बीच में 2 का अंतर हो, इसके बीच में कितना का अंतर हो, 2 का अंतर हो, और साथ ही साथ दोनों का दोनों अभाज्य हो। अगला देखिए, बोला है एक कमरे का लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी भी कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले 2 लिखिए, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा, लंबाई है 30, चौड़ाई है 20, 30 और 20 50, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह 50 लिखेंगे। और गुना ऊंचाई,
ऊंचाई बताइए कितना है 40, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखिए। 50 गुने 200, 100 में 40 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4000। विकल्प बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। बोला है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 66, आयतन है 231, त्रिज्या बताइए। हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। आयतन दे रखा है ना, आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है आयतन। अच्छा, इसके अलावा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है। हम इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। आयतन बट्टा क्या लिखे हम, आयतन बट्टा वक्र पृष्ठ लिखे। अब यहाँ पे आयतन का जो वैल्यू है वो आयतन के सामने लिख दीजिए, और वक्र पृष्ठ का जो वैल्यू है उसको वक्र पृष्ठ के सामने लिख दीजिए। गौर से समझिएगा, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आयतन दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो आयतन का जो फॉर्मूला है आयतन के सामने, और वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला है उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के सामने। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो आयतन बट्टा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर भी दोनों बराबर है तो बराबर कर सकते हैं। अब काटिए, देखिए पाई इधर भी है इधर भी है, काट दीजिए। एच इधर भी इधर भी है, काट दीजिए। आर से काटेंगे आर स्क्वायर को क्या बचेगा, आर बचेगा। नीचे से नीचे वाला काटिए, 2 से काटिएगा, इधर क्या बचेगा 33, और 33 से कितना बार में कट जाएगा, या 7 बार में कट जाएगा। इधर क्या है हमारे पास केवल आर, और बराबर इधर क्या बचा हमारे पास 7, तो आर का मान क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर मीटर के रूप में है तो मीटर, सेंटीमीटर के रूप में है तो सेंटीमीटर। त्रिज्या की माप पूछा था, हमारा आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 15 है ना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है यदि एक बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए तो नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात, बोला है नए आयतन का पिछले आयतन से, तो जिसके साथ से लगा रहे उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं यानी बाद में लिखते हैं। तो पिछला आयतन तो हम त्रिज्या मान लेते हैं आर और ऊंचाई एच, तो आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यह हो गया पिछला आयतन। बोला पिछले आयतन से यानी पहले वाले आयतन से, तो पहले वाला आयतन यह हो गया। नया आयतन में क्या करना है, त्रिज्या को दोगुना करना है, तो त्रिज्या दोगुना करेंगे तो पाई, त्रिज्या पहले से आर था इसको कर लेंगे हम 2r, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊंचाई को क्या करना है आधा, तो ऊंचाई हो जाएगा h/2। यह हो गया नया वाला आयतन, यह पुराना आयतन, दोनों का हमें क्या बताना है, दोनों का हमें अनुपात बताना है। अनुपात निकाल लीजिए। देखिए क्या बोला है, एक बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधी कर दी जाए तो नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात, यानी नए आयतन ऊपर रखना है पहले और पिछला आयतन बाद में रखना है। तो पिछला आयतन त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तो आयतन इतना हो जाएगा। अब नया वाला में क्या करना है, त्रिज्या को दोगुना करना है और ऊंचाई को आधा, तो बताइए पाई आर स्क्वायर, आर के जगह अब 2r हो जाएगा, दोगुना करना था ना, ऊंचाई को आधा करना था। सोल्व करिए, देखिए जो कट रहा है पहले इसको तो यहीं पे काट लीजिए आप। पाई से पाई कट गया, 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर होगा यहाँ पे, इंटू h/2, तो 2 नीचे आ जाएगा और नीचे आपका आर स्क्वायर और इंटू एच, और यह जो 2 है यह भी हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्योंकि एच नीचे था। आर स्क्वायर से फिर से देख लीजिए क्या होगा आपका, आर स्क्वायर से एक बार फिर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 कैंसिल, ऊपर में आपका बच गया है 2 और नीचे में क्या है 1, 2/1 यानी कि 2:1। विकल्प ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 पुरुष का जो इफिशियंसी है वह 4 महिलाओं के इफिशियंसी के बराबर है, तभी तो 3 पुरुष को जो समय लगता है उतना ही समय 4 महिलाओं को लग रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी काम को करने में ए और बी दोनों को बराबर समय लगता है, इसका मतलब ए का इफिशियंसी बराबर बी का इफिशियंसी होगा। किसी काम को हम और आप समान समय में करते हैं, इसका मतलब हम दोनों का इफिशियंसी क्या है, इक्वल है। तो 3 पुरुष और 4 महिला दोनों को समय लगता है 15 दिन, इसका मतलब 3 पुरुष का कार्य क्षमता 4 महिलाओं के क्षमता के बराबर। यहाँ से आप बताइए कि मैन और वोमेन का इफिशियंसी कैसे निकलेगा। तो जब भी बराबर में इस तरह से डाटा रहे तो एम का मान निकालना होगा, तो एम को ढकिए, जो वैल्यू दिखेगा वह एम का मान, और डब्लू का मान निकालना होगा तो डब्लू को ढकिए, जो सामने दिखेगा वह डब्लू का मान। मतलब एक पुरुष का इफिशियंसी
4 यूनिट है तो एक महिला का एफिशिएंसी 3, यानी एक पुरुष अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है तो एक महिला एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकती है। एम के सामने जो होगा वह एम का मान और डब्ल्यू के सामने जो होगा वह डब्ल्यू का मान। रेशियो में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। अब आप बताइए क्या बोला है इसमें। बोला है कि 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं। सवाल को जरा गौर से देखिएगा। 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। 3 पुरुष कितना दिन काम करता है, पहले आप बताइए कि काम है कितना। तो काम है 3 पुरुष के लिए 15 दिन का, हम काम पुरुष के रूप में लेते हैं। तो 3 पुरुष के लिए कितना दिन का काम है, 15 दिन का। तो 3 पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना, गौर से देखिएगा। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना, 4। तो 3 पुरुष का मतलब 4 गुने 3। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, एक मैन का एफिशिएंसी है 4। तो 3 मैन का 4 गुने 3 हो जाएगा और इसको समय लगता है 15 दिन, यानी कि काम का कुल मात्रा हो जाएगा इतना, 4 गुने 3 गुने 15। यह हो गया टोटल का। 3 पुरुष को समय लगता है कितना दिन, 15 दिन। 3 पुरुष को समय लगता है 15 दिन, तो 3 पुरुष गुना हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। आइए इसको हम इसी प्रकार से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो। 3 पुरुष को समय कितना दिन लगता है, 3 पुरुष को समय लगता है 15 दिन। अब इस काम के बारे में बोला है, इस काम को 3 पुरुष 9 दिन काम कर, 3 पुरुष जो है 9 दिन काम करता है। ठीक है, कितना दिन काम करता है, 3 पुरुष 9 दिन काम करता है। अब गौर से देखिएगा, 3 पुरुष के लिए काम 15 दिन का है। अब 3 पुरुष 9 दिन काम कर लिया, तो आप बताइए कि 3 पुरुष के लिए 15 दिन का काम था, 9 दिन काम कर लिया, तो अब काम कितना बचा 3 पुरुष के लिए, सिर्फ 6 दिन का। यही काम तो हमें लेना है। 3 पुरुष के लिए 15 दिन का टोटल काम है। अब यहाँ 3 पुरुष 9 दिन काम कर लिया, तो 9 दिन काम कर लिया तो 3 पुरुष के लिए सिर्फ 6 दिन का काम बचा। अब क्या हुआ, काम छोड़ दिया, तो जो शेष काम बचा, यही काम शेष बचा, इसको 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। इसको 12 दिन में पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है, यानी टोटल काम लेना है कितने दिन में, 12 दिन में काम लेना है। कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो हम एक्स वोमेन मान लिए ना, एक्स वोमेन इस काम को 12 दिन में पूरा हमें करवाना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। जहां जिसका एफिशिएंसी लिख दीजिए। एक मैन का एफिशिएंसी 4, तो 3 मैन का 3 चौके 12, तो 12 गुने यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 6 कितना, 12 गुने 6 यहाँ 72 हो जाएगा, बराबर 12 तो यहाँ पे रहेगा ही, गुना एक्स वोमेन के जगह 3 तो 3x हो जाएगा। देखिए इधर 3 गुने 12 36, 36 दूना 72 कट गया, 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर x। x क्या माने थे, कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, आंसर हमारा हो जाएगा 2। m के जगह हम क्या रख रहे हैं, m के जगह हम रख रहे हैं 4 और w के जगह क्या रखेंगे, w के जगह हम रखेंगे 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ के माध्यम से है जो है बाकी का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज में आगे जो भी क्लासेज आपका आ रहा होगा उन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से आप देखते रहिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा, हर जगह आपको जो है ऐसे क्वेश्चन से सामना होते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।